एक स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर है जो कि इंडोर चल रहा है, लेकिन आउटडोर में कुछ भी ऑन नहीं हो रहा है। ना तो आउटडोर का फ़ैन मोटर ऑन हो रहा है और न ही कंप्रेसर ऑन हो रहा है। इसमें क्या फ़ॉल्ट है? जबकि हमारे दोस्त ने जिन्होंने पूछा है, आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि जब हम आउटडोर में जो कॉन्टैक्टर लगा हुआ है उसे जब हम प्रेस करते हैं तो पूरा सिस्टम चलने लगता है, यानी कि कंप्रेसर भी चलने लगता है और आउटडोर कंडेंसर फैन मोटर भी चलने लगता है। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं वापस से तो वापस से बंद हो जाता है। इसका क्या रीज़न है, आज इसे हम समझने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो हम टॉपिक की बात करते हैं कि आखिर इसमें रीज़न क्या है, इसमें फ़ॉल्ट क्या है। तो पहले ये समझना पड़ेगा आपको कि इसकी वायरिंग कैसे की गई है। एक इंडोर को सप्लाई दी जाती है, एक आउटडोर को सप्लाई दी जाती है डायरेक्ट। या तो ऐसा होता है कि डायरेक्ट आउटडोर को पहले, कुछ एसी में ऐसे होते हैं जो कि इंडोर में सप्लाई दी जाती है, इंडोर टू आउटडोर होता है सप्लाई। लेकिन जिसमें कॉन्टैक्टर लगा हुआ है इसमें आउटडोर को सप्लाई पहले गया है, आउटडोर से निकल करके इंडोर में आया है सप्लाई। तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। प्रैक्टिकल में मैं नहीं बताऊँगा मैं इस तरह से बताऊँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आउटडोर को सप्लाई पहले दी जाती है न्यूट्रल। इसमें देखिए जो 220 का जो सिंगल फेस का कॉन्टैक्टर लगा होता है, सिंगल फेस का एसी होता है जो कि कंप्रेसर 220 पर रन करता है, उसमें ड्यूल पोल कॉन्टैक्टर लगे होते हैं, यानी कि डबल पोल कॉन्टैक्टर लगे होते हैं। आप देख सकते हैं इमेज में। एक होता है 3 पोल कॉन्टैक्टर जो कि 3 फेस एयर कंडीशनर में यूज किया जाता है, डक्टेबल में यूज किया जाता है। लेकिन इसमें 220 का अगर है तो 220 में इसमें 2 पोल कॉन्टैक्टर यूज किया जाता है। 2 पोल का मतलब 2 पोल होते हैं, 2 सप्लाई उसमें दिए जाते हैं, 2 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं। 3 पोल में 3 पोल होते हैं, आप देख सकते हैं इमेज में 3 पोल होते हैं, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। लेकिन 2 पोल में एक लाइन होता है, एक न्यूट्रल होता है, बस इतना सा होता है। तो डायरेक्ट सप्लाई आउटडोर को दी जाती है, आउटडोर से निकल करके फिर न्यूट्रल और एक लाइन लूप हो करके वहाँ से इंडोर में जाता है। इंडोर को सिर्फ लाइन और न्यूट्रल चाहिए होता है, बस इतना सा कनेक्शन तो दोनों का हो गया। डायरेक्ट सप्लाई आउटडोर को दिए, आउटडोर से लूप करके निकाल करके हमें इंडोर में दे दिए सप्लाई, यानी कि आउटडोर टू इंडोर है इसका कनेक्शन। अब यहाँ पर समझिए कि इंडोर तो चल रहा है, यानी कि अब देखिए आउटडोर से जो इंडोर को सप्लाई दी जाती है वहीं से जो कनेक्टर होते हैं ना, कनेक्टर होते हैं न्यूट्रल 1, न्यूट्रल लाइन, और उसमें ES 1 2 3 ऐसे करके होते हैं, अलग अलग एसी में अलग अलग होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहीं से लूप करके डायरेक्ट, यानी कि जो आउटडोर में जाते हैं वहीं से निकाल करके हमें इंडोर में डायरेक्ट चला जाता है। यानी कि जब आउटडोर को सप्लाई जाएगा तुरंत इंडोर ऑन हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्टर या फिर किसी कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट सप्लाई इंडोर को चला गया। अब यहाँ पर समझिए, समझने वाली बात अब है, जब इंडोर में सप्लाई जाती है तो इंडोर के PCB से 2 मिनट के बाद या फिर 3 मिनट के बाद वहाँ से एक कमांड निकलता है। कहाँ से? PCB के रिले से एक कमांड निकलता है वहाँ से, इंडोर से। इंडोर से जब कमांड निकलता है 3 मिनट के बाद तो वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, कॉन्टैक्टर के जो इनपुट होता है, कुछ में ऐसा होता है कि 12 वोल्ट पे रन करता है, 24 वोल्ट पे रन करता है, कुछ 220 पर रन करता है कॉन्टैक्टर। तो उसमें लिखा होता है कि यह कॉइल कितने वोल्ट पर रन करेगा, कितने वोल्ट पर काम करेगा। तो वहाँ से PCB से निकल करके आता है कमांड एक, जो कि आप देख सकते हैं ये इमेज में, ये होता है इनपुट सप्लाई, जो कि कॉइल का 2 पॉइंट होता है। ऐसे ऐसे वाइंडिंग होती है उसमें, वाइंडिंग। तो होता क्या है कि एक वाइंडिंग इस पॉइंट पे जुड़ा रहता है, एक पॉइंट इस पे जुड़ा रहता है। जब हम उस पर करंट देते हैं, चाहे 24 वोल्ट का या फिर 220 का, तो मैग्नेट बनाता है और उसमें प्लंजर होता है, प्लंजर को खींच लेता है अपनी तरफ, यानी कि ऑटोमेटिक काम होता है वहाँ पे, अपनी तरफ प्लंजर को खींच लेता है। जिससे क्या होता है कि जो इनपुट सप्लाई एक तरफ रुकी हुई होती है वो दूसरी तरफ पास हो जाती है। यानी कि एक इनपुट सप्लाई 220 का करंट देते हैं और आउटपुट से निकाल करके हमें कंप्रेसर में देना होता है, कंप्रेसर में जुड़ा हुआ होता है।
तब क्या होता है कि वो सिर्फ प्लंजर दबने की ज़रूरत होती है, दबता है तो सप्लाई इस तरह से चिपक जाता है और कंप्रेसर रन करने लगता है। और जब जो इंडोर से कमांड आया हुआ है, रूम में कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, पूरा हो जाता है, तो होता है क्या है कि वो वहाँ से सप्लाई छोड़ देता है रिले, तो ये प्लंजर ऐसे उठ जाता है, ऊपर उठ जाता है तो कंप्रेसर बंद हो जाता है। इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर देखिए कि अगर वहाँ पर कॉन्टेक्टर आपका ऑन नहीं हो रहा है ऑटोमेटिक, यानी कि जो कंट्रोल वायर, जो हमारा कमांड लाइन का वायर निकल करके आ रहा है इंडोर से, यानी कि वह सप्लाई नहीं आ रहा है। आपको दो चीज़ें यहाँ पर चेक करनी है। एक तो आपका जो कॉइल है, कॉन्टेक्टर का जो कॉइल है, उसे आपको डायरेक्ट सप्लाई दे करके चेक करनी है। अगर 220 का है, ध्यान में रखिए एक चीज़ यहाँ पर कि अगर 220 का करंट 220 पर रन कर रहा है हुआ कॉन्टेक्टर, तो आपको 220 का करंट दे करके चेक करना है कि प्लंजर नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो कॉन्टेक्टर ख़राब है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। अगर जा रहा है डायरेक्ट देने पर, तो आप कमांड लाइन को चेक करेंगे कि इनडोर से जो पीसीबी से निकल करके आ रहा है वह रिले ख़राब है, या फिर बीच में रास्ते में कहीं तार कहीं कटा हुआ है। तार कटा होगा तो भी कमांड लाइन वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा कॉन्टेक्टर तक, और कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। तो ये चेक करना होता है, दो चीज़ चेक करना है आपको, एक कॉन्टेक्टर और दूसरा पीसीबी का रिले, पीसीबी से आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। तो आउटपुट निकल रहा है यानी कि बीच में कहीं ब्रेक है, बीच में नहीं ब्रेक है यानी कि कॉन्टेक्टर तक पहुंच रहा है अगर 220 का करंट, और फिर भी कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हो रहा है, प्लंजर नीचे नहीं दब रहा है, तो फिर समझ लीजिए कॉन्टेक्टर ख़राब है, उसे तुरंत चेंज कर दीजिए। इस तरह से बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं, और यही रीज़न होता है कि कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होता है। इंडोर ऑन हो जाता है लेकिन आउटडोर में सप्लाई नहीं जाती, आउटडोर चलता नहीं है। जब हम इसको ड्राइवर से प्रेस करते हैं तो चलने लगता है। तो कमांड लाइन को आप चेक कर लें, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नया टॉपिक के साथ।